हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 के पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बेलारूस की यहां पर बात हो रही है। तो बेलारूस सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं गाइस कि एक कंट्री है और इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूं। तो देखो, ये हमारा प्यारा इंडिया हम लोग को नजर आ रहा है। इंडिया से आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं तो आपको देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान दिख रहा है। फिर आपको रशिया की बॉर्डर दिख रही है। फिर वहां पर आपको यूक्रेन दिख रहा है। अब वहीं पर ही आप देखेंगे यूक्रेन के ऊपर, राइट, आप यूक्रेन के ऊपर देखने की कोशिश कीजिए तो आपको जो है वो ये दिखाई देगा, यूक्रेन के ऊपर बेलारूस। ठीक है, तो ये देखो आप, बेलारूस पोलैंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, लुथियानिया के साथ, लाटविया के साथ, रशिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है और यूक्रेन के साथ, जैसा हमने बात करी। तो ये कंट्री है, राइट, बेलारूस। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, लोकेशन स्पेशली। अब बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक न्यूज में हमें क्यों देखने को मिल रहा है बेलारूस। तो देखो, ये एक लैंडलॉक कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में, राइट, और ये रशिया के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, यूक्रेन के साथ, पोलैंड के साथ, लिथुआनिया के साथ, लाटविया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली बेलारूस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, इनके द्वारा ग्रीस से लिथुआनिया के लिए उड़ान भरने वाली एक कमर्शियल एयरलाइन को अपने क्षेत्र में उतारने के लिए विवश कर दिया। मतलब कि बेलारूस ने एक कमर्शियल एयरलाइन है जो ग्रीस से लिथुआनिया की तरफ फ्लाई कर रही थी, तो इन्होंने उनको फोर्सफुली जो है वो उस कमर्शियल एयरलाइन को जो है वो उतरने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि बेलारूस ने विमान पर सवार एक खिलाफत करने वाले पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए विमान में बम होने के बहाने से उड़ान को रुकवाया था। तो इनको क्या, एक्चुअली एक जर्नलिस्ट जो थे, रोमन प्रोटाशेविक इनका नाम है, तो इनको गिरफ्तार करने के मकसद से इन्होंने बोल दिया कि फ्लाइट में बॉम्ब लगा दिया है, यानी कि आपकी हमें सूचना मिली है कि फ्लाइट में बॉम्ब है, तो तुरंत जो है वो फ्लाइट को लैंड करो। तो ये ऐसी इस तरीके की हरकत इन्होंने करी और इस प्रकार से फ्लाइट को उतारा। तो दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज बता। अभी के लिए आपको सिर्फ ये चीज बेलारूस की लोकेशन जो है वो जाननी है, ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं। सन हेलो, तो आपने कई बार इस प्रकार का, जैसे आपको ये फोटो दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की इमेज जो है वो कई बार आपने देखी होगी, राइट। तो ये होता है सन हेलो। ये अक्सर जब फ्लाई करते हैं ना, मतलब प्लेन पर बैठे रहते हैं, तब ऐसी अक्सर इमेजेस नजर आती हैं। देखो, एक अभी फिनोमिना हम लोग को देखने को मिला, सूर्य के आजू बाजू एक रेनबो बन गया, राइट, इसे हम लोग सन हेलो कहते हैं।
और बेंगलुरु के अंदर ये अभी रीसेंट पास्ट में ऑब्जर्व किया गया सन हेलो। तो क्या है ये सन हेलो और कैसे ये बनता है, इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हेलो अपीयर होता है सन के आजू बाजू, जैसा मैंने अभी आपको एक फोटो में दिखाया था। 22 डिग्री की ये रिंग हम लोग को देखने को मिलती है। ये अपीयर होती है किस कारण से कि लाइट जो होती है, व्हाइट लाइट, जब वो आइस के क्रिस्टल से पास होती है, आइस का क्रिस्टल जो मौजूद होता है हवा में, तो उससे जब ये व्हाइट लाइट जो है वो पास होती है, तब हमें इस प्रकार की इमेज जो है वो देखने को मिलती है। और ये आइस के जो क्रिस्टल्स हैं, ये अपर लेवल जो सिरस क्लाउड का देखने को मिलता है, क्लाउड का एक प्रकार हम लोग को सिरस क्लाउड देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर लेवल पर आइस के क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। तो उस पर जब सूर्य की लाइट पड़ती है, व्हाइट लाइट, तब इस प्रकार का इमेज जो है वो हम लोग को दिखाई देता है। इस प्रकार की इमेज और कलर्स हम लोग को ये देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये तब हेलो जो है वो बनता है। और क्लाउड्स के अंदर ऐसे मिलियंस ऑफ टाइनी आइस क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, लाखों की संख्या में छोटे बर्फ के क्रिस्टल मौजूद होते हैं जो कि रिफ्रैक्ट करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और इवन लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो वो एक सर्कुलर रेनबो का या रेनबो रिंग का जो है वो इंप्रेशन दिखाते हैं। और जब भी प्लेन वगैरह से फ्लाई करते हैं तब इस प्रकार की इमेज अक्सर नजर आती है। और गाइस हेलो को देखने के लिए एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल अगर आंखों के सामने, क्योंकि देखो इसको देखने के लिए भी एक परफेक्ट डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। अगर आप इसको दूसरे डायरेक्शन से देखोगे, दूसरी जगह से देखोगे, तो ये हेलो अपीयर नहीं होगा। तो इसलिए हेलो की जो पोजीशन जो होनी चाहिए, यानी कि हेलो अपीयर होने के लिए जो आइस क्रिस्टल्स की जो पोजीशन होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप बिल्कुल आंखों के सामने से जब उसको देखेंगे आप, तो आपको एक हेलो सिचुएशन जो है वो या फिर हेलो फिगर जो है वो दिखाई देगा, यानी कि ये इस प्रकार से सर्कुलर फिगर जो है वो नजर आएगा। और ऐसे ही मून का भी, चंद्रमा जो है वहां पर भी हम लोग को हेलोज या फिर प्रभा मंडल देखने को मिलते हैं। तो मून के अराउंड भी इस प्रकार की इमेज जो है वो नजर आती है, राइट। लूनार हेलोज जैसे हम लोग बोलते हैं। तो ये कलरलेस होते हैं ज्यादातर, इसमें कोई कलर हम लोग को नहीं देखने को मिलता, क्योंकि मून की लाइट जो होती है वो ज्यादा ब्राइट हम लोग को नहीं नजर आती है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो आप याद रखना एक पॉइंट की जो सन हेलो अभी रिसेंटली न्यूज में था, बेंगलुरु में देखने को मिला, बट आप ये भी पॉइंट याद में रखना कि इस प्रकार के हेलो जो होते हैं वो मून पर भी नजर आते हैं, सिर्फ सन पर नजर नहीं आते बल्कि मून पर भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्योंकि मून की जो लाइट होती है वो उतनी ब्राइट नहीं होती है, तो उस कारण से इसमें कलर्स वगैरह जो है वो हम लोग को नजर नहीं आते, एक व्हाइट लाइट बस हम लोग को देखने को मिलती है। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, राइट, जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ने से पहले आपको बता दूं गाइस, प्रीलिम्स 2021 में आप अपीयर हो रहे हैं, तो आपके लिए एक फ्री प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, राइट, जहां पर जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स का रिवीजन मैं आप लोग का करवा रहा हूं। जनवरी और फरवरी मंथ का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, अब मार्च का रिवीजन जो है वो शुरू हो रहा है। और जनवरी और फरवरी के जो रिवीजन के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, ठीक है। वो अपना जो चैनल है अभी जिस पर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस, तो इस चैनल पर भी मैंने जो है अपलोड कर दिया है कंपाइलेशन। बट रेगुलर बेसिस पर इसकी क्लास चलती है, रिवीजन क्लास, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। टीचमेंट एक आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद ये क्लासरूम आईडी है, इसको आप डाल देंगे तो आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। रेगुलर बेसिस पर क्लासेस चलती हैं। अब देखिए, बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो फंसे हुए वर्कर्स हैं, स्ट्रैंडेड वर्कर्स हैं, उनको खाना और राशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था जो है वो की जाए, जो लोग फंसे हुए वर्कर्स हैं, राइट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है स्टेट्स को कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर जो है वो ड्राई राशंस फंसे हुए माइग्रेंट वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण काफी सारे वर्कर्स जो है वो फंसे हुए हैं, राइट। और जिनके पास इवन राशन कार्ड नहीं भी है उनको भी जो है ये प्रोवाइड किया जाए, यानी कि ड्राई राशंस प्रोवाइड किया जाए। और कोर्ट ने जो है ये डिस्क्रिशन इंडिविजुअल स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया है कि वो या तो केंद्र के आत्मनिर्भर भारत स्कीम को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट, जो कि इंप्लीमेंट की गई थी ड्राई राशन माइग्रेंट वर्कर्स को प्रोवाइड कराने के लिए मई जून 2020 के समय पर, या फिर दूसरी किसी ऑल्टरनेट स्कीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस प्रकार के ड्राई राशन को प्रोवाइड कराने के लिए। बेंच ने डायरेक्शन दिया है कि वाइड पब्लिसिटी जो है वो दी जानी चाहिए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम के बारे में बताना चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स की, जिसमें बताया जा रहा है कि जो कम्युनिटी किचन जहां पर लोकेटेड है उसको भी शामिल करना चाहिए, जिससे कि नीडी पर्सन को जो है वो बेनिफिट दिया जा सके। मतलब कि इसका एक तो अच्छे से प्रचार करना है और हर जगह जो है वो व्यवस्था करवानी है, जिससे कि जो नीडी लोग हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है अभी एट प्रेजेंट, तो उन तक खाने की
व्यवस्था जो है वो हो सके, उनको खाना जो है वो मिल सके, राइट। और ऑर्डर जो है ये आया था, एक सुओ मोटो प्रोसीडिंग हम लोग को देखने को मिली थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर काफी सारे वर्कर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं और वो काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो उसको लेकर जब सुनवाई हुई थी तो फिर ये फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। और इसकी आवश्यकता भी है गाइस, किस पर्पस के लिए, क्योंकि देखो सरकार ने रिसेंटली सबमिट किया है कि इन्होंने कंट्रोल रूम्स ओपन किए हैं माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करने के लिए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट्स की है कि उन्हें कुक्ड फूड जो है वो प्रोवाइड कराना है फंसे हुए माइग्रेंट वर्कर्स को, राइट। तो केंद्र ने तो ओपन किया, सरकार ने तो ओपन किया वेरियस कंट्रोल रूम्स, बट कंप्लीट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो स्टेट गवर्नमेंट्स की बनेगी कुक्ड फूड प्रोवाइड कराने की फंसे हुए वर्कर्स को। और रियल इशू आज की डेट में यह है कि इस प्रकार के जो उपाय जो हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मतलब मिल रहे हैं, मतलब कि ये जो उपाय जो दिए जा रहे हैं कि फंसे हुए वर्कर्स को जो है वो खाना प्रोवाइड किया जाए, राशन प्रोवाइड किया जाए, तो इसकी फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं को मिल रही है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर्ड है, मतलब कि जिन लोग के पास राशन कार्ड है, बट उनको नहीं दी जा रही जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि जिनके पास मतलब जिन लोगों के पास ना ही राशन कार्ड भी नहीं है तो भी उनको जो है वो खाना प्रोवाइड किया जाए। और जो भी लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होते हैं जो कि काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके पास जो है वो राशन कार्ड होगा। तो इसलिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है उनको भी जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, यानी कि जो भी भूखा है उसको खाने की पहुंच मिलनी चाहिए, मतलब कि खाने की पहुंच होनी चाहिए उस तक, ठीक है। तो ये चीज है, इसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी, अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब देखिएगा, इस बताया जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक पैनल है, ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो आज की डेट में जो जूनोटिक डिजीजेस जो बढ़ रही हैं, इनका जो राइज हमें देखने को मिल रहा है। जूनोटिक डिजीज कौन सी डिजीज होती है? ऐसी डिजीज जो कि एनिमल से फैलती है या जो फौना स्पीसीज जो होती हैं, एनिमल की जो प्रजातियां होती हैं उनसे फैलती है, तो इसमें बर्ड्स भी आते हैं। तो ऐसी जो डिजीज होती हैं जो आज की डेट में जो बढ़ रही है उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक WHO ने एक पैनल बनाया है, और ये बहुत ही जल्दी एक एक्शन प्लान भी बनाने वाली है जिस पर ये बताएगी कि कैसे जो है वो इन जूनोटिक डिजीज से जो है वो बचना है। तो इस पर डिस्कशन करते हैं। तो हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल वन हेल्थ बनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये स्टडी करने के लिए कि किस प्रकार से हम लोग को जूनोटिक डिजीज जो है वो फैलती हुई नजर आ रही है, जैसे कि H5N1, एवियन इन्फ्लुएंजा, मर्स, इबोला, जीका और कोरोना वायरस जैसी जो डिजीज है जो फैल रही हैं। तो आने वाले समय में भी और काफ़ी सारी जूनोटिक डिजीज जो है वो उसकी आने की संभावनाएं हैं। तो इसके बारे में भी जो है वो काफ़ी सारे रिसर्चर्स का कहना है, और उस पर हम लोग पहले भी आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो पैनल जो है वो क्या करेगा गाइस? तो पैनल जो है वो एडवाइस करेगा ग्लोबल एजेंसीज को, पूरे दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं उनको एडवाइस देगा कि फ्यूचर में जब आउटब्रेक होते हैं, इस प्रकार से जब फैलती हैं बीमारियां, स्पेशली जूनोटिक डिजीज, तो कैसे उसको रोका जा सकता है। तो उसकी सलाह जो है वो प्रोवाइड कराएगा ये पैनल। और एक सर्विलांस फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया जाएगा, राइट, मतलब कि मॉनिटर करने के लिए कि डिजीज जैसी ही उत्पन्न होती है, जैसी ही डिजीज आई, राइट, नोटिस हुई कोई भी डिजीज, तो उस पर तुरंत जो है वो ट्रैक किया जाएगा कि कितनी तेजी से फैल रही है, जिससे कि उसको रोका जा सके, राइट। तो एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, एक ग्लोबल एक्शन प्लान इसी सेम चीज के लिए तैयार किया जाएगा। और जूनोटिक डिजीज क्या होती है तो इसका बारे में तो आपको पता ही है। तो पैथोजेनिक इन्फेक्शंस होते हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन में फैलते हैं, राइट। और ये पेंडेमिक्स जो है वो ट्रिगर करते हैं, मतलब कि महामारियां ट्रिगर कर देते हैं, इनके कारण महामारी होती है, राइट। और 4 इन्फेक्शियस डिजीज में से 3 ऐसी डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है जो कि जूनोसिस के कारण होती है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि 4 बीमारियों में से आज की डेट में 3 बीमारी होने का कारण जो है वो एनिमल हम लोग को देखने को मिल रहा है, कि एनिमल से जो है ये डिजीजेस हो रही हैं, ये डिजीजेस जूनोटिक है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखो, ये मेंस में आप उपयोग करेंगे। और साइंटिस्ट जो है वो पूरे दुनिया भर के ये भी जो है वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोविड-19 जो है वो जूनोसिस हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये सस्पेक्ट आप जानते ही हैं इसके बारे में कि ये चमगादड़ से जो है वो निकली है, राइट। और भी काफी सारी एविडेंसेस पाए गए, जैसे कि पेंगोलिन में एविडेंस पाया गया, राइट। पेंगोलिन के जब जीनोम को देखा गया तो कोरोना वायरस के जो जीनोम्स हैं तो उसमें हमने पाया कि 99% उसके जो जीनोम्स है वो पेंगोलिन के जीनोम से जो है वो मिल रहे हैं। जीनोम क्या होता है? अ सेट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीनोम। तो देखो, ये वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में भी आपको समझना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट पहले भी कई बार न्यूज में आ चुका है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वन हेल्थ एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, राइट, मल्टी डिसिप्लिन्स का, जो कि लोकली, नेशनली और ग्लोबली काम करती हैं ऑप्टिमम हेल्थ लोगों के लिए, एनिमल के लिए और एनवायरमेंट के लिए अटेन करने के लिए है। और इसे वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स के द्वारा डिफाइन किया गया है। समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाता हूं। वन हेल्थ का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, आप इस प्रकार से समझो
कि एनवायरमेंट को भी अच्छा रखना है, राइट, एनिमल्स को भी अच्छा रखना है, ह्यूमंस को भी अच्छा रखना है। तो ये है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट कि इस प्रकार से कार्य किया जाए कि ना एनवायरमेंट को डैमेज हो, ना ह्यूमंस को डैमेज हो, और ना जो है वो एनिमल को डैमेज हो, राइट। तो इस पर जो है वो काम करने के ऊपर मेनली स्ट्रेस डाला जा रहा है आज की डेट में कि वन हेल्थ मॉडल जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो डिजीज कंट्रोल की फैसिलिटेट करता है, जिससे कि इमर्जिंग और एग्जिस्टिंग जूनोटिक थ्रेट्स जो है वो कंट्रोल किए जा सकें। क्योंकि देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पूरी चीज आपस में इंटर रिलेटेड है, एनवायरमेंट, एनिमल और ह्यूमन, राइट। अगर एनवायरमेंट खराब होगा तो एनिमल्स को वेरियस डिजीज होंगी और ह्यूमन को भी काफी खतरा होने लगेगा, राइट। यानी कि क्योंकि देखो जैसे आज की डेट में जब क्लाइमेट चेंज हम लोग नोटिस कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। उस टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारी प्रजातियां सर्वाइव नहीं कर पा रही, उनको वेरियस डिजीज हो रही है, राइट। उनमें चेंजेस आ रहे हैं, बायोटिक चेंजेस उनमें नजर आ रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उनके जो जीनोम्स हैं या उनके जो जेनेटिक्स हैं उसमें जब चेंज आ रहा है, तो उसके कारण से ऐसी बीमारियां जो है वो उत्पन्न हो रही है, और ऐसी बीमारियां जो है वो ह्यूमंस तक फैल रही हैं। तो क्या हमने देखा कि एनिमल, ह्यूमन और एनवायरमेंट, ये तीनों को ही सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। इन तीनों की ही एक साथ मिलकर हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और जूनोटिक डिजीज क्या होती है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ये वर्ड जो जूनोसिस है, इसका प्लूरल जूनोसिस इसे हम लोग बोलते हैं। इसे रुडोल्फ विर्चो के द्वारा 1880 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और बेसिकली जो भी डिजीज होती हैं जो कि मैन और एनिमल के बीच में शेयर होती हैं। अब देखो एक चीज ध्यान में रखना, जूनोटिक डिजीज का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो बीमारी जो है वो एनिमल से ह्यूमन में चली गई हो, इसका वाइस वर्सा भी होता है। जो बीमारी ह्यूमन से एनिमल में भी जाती है वो भी जूनोटिक बीमारी होती है, क्योंकि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज ऑल्सो एनिमल, सोशल एनिमल है ह्यूमन। पता है नहीं वाली बात, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखना है। ऐसी बीमारी जो कि शेयर होती है मैन और एनिमल्स के बीच में। फिर बाद में आके WHO ने 1959 में डिफाइन किया जूनोसिस को कि ऐसी बीमारियां जो और इन्फेक्शंस जो कि नेचुरली ट्रांसमिट होते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स और मैन के बीच में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो ये होती है जूनोसिस जो WHO ने डिफाइन किया। और ये बैक्टीरियल, वायरल या पैरासिटिक हो सकते हैं, और अनकन्वेंशनल एजेंट्स भी हो सकते हैं जिनके बारे में पता नहीं है आज की डेट में। ऐसे एजेंट्स भी हो सकते हैं बीमारी को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इससे जुड़ी जो चिंता है वो क्या है गाइस, तो देखो जूनोटिक डिजीज ने ना ही सिर्फ पब्लिक की हेल्थ के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करी, बल्कि एनिमल ओरिजिन के जो फूड्स हैं उसके प्रोडक्शन को भी रोक लगा दी, राइट। क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो जैसे कि काफी सारे एनिमल्स वगैरह को खाते हैं, सरवाइव करते हैं उनको खा के, तो उनके प्रोडक्शन पर रोक लग गई। साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड जो है एनिमल के प्रोडक्ट्स का, उस पर भी रोक लगा दी। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली कि ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, ट्रेड से रिलेटेड भी इसकी प्रॉब्लम है, राइट। तो ये वाला पॉइंट आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, अब लक्षद्वीप के अंदर एक विवाद चल रहा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे अभी 1-2 दिन पहले एक स्टूडेंट ने अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें बोला था कि सर लक्षद्वीप वाले इशू को कवर कराइए। तो देखो गाइस, थोड़ा सा वेट किया करो, इश्यूज पूरे कवर होंगे, डोंट वरी, राइट। आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लिया करो। आपको मैंने बताया ना कि आप अगर रेगुलरली लेक्चर्स कवर कर रहे हो तो लेक्चर्स को कवर करने के बाद आपको सिर्फ अपनी जनरल स्टडीज पे और अपनी ऑप्शनल की तैयारी पे ध्यान देना है। बाकी करंट अफेयर्स का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं और गारंटी के साथ लेता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही से आप पढ़ के जाओ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, उससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा, राइट। और इसके प्रूफ भी देता हूं। फिर भी अगर आपको अपने टाइम वेस्ट करना है तो करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि पहले करंट अफेयर जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं वो कवर करो, उसके बाद जीएस की अपनी तैयारी अच्छी कर लो, ऑप्शनल की अपनी तैयारी अच्छी कर लो, रिवीजन कर लो, और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो फिर आप दूसरी चीज करते रहना जो आपको करना है। बट ये चीज एसेंशियल है, इसको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी पे रख के कंप्लीट करो। यानी कि आपके डे में ये पूरी चीज प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए इस प्रकार से, और फिर उसके बाद आपको दूसरी चीज करनी है। तो देखिए, लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, जैसे कि राज्य के अंदर हम लोग को गवर्नर देखने को मिलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे दिल्ली में हम लोग को देखने को मिलते हैं, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट होती है, राइट। तो ये लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो दिसंबर 2020 से जब से ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, जब से इनकी नियुक्ति हुई थी, उसके बाद से ही इनके द्वारा बनाई गई नीतियों पर यूनियन टेरिटरी जो लक्षद्वीप की है, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, इवन केरला के लोग, केरला के पॉलिटिशियंस जो हैं, तो वो इनका विरोध जो है वो कर रहे हैं। मतलब कि इनके द्वारा बनाई गई नीतियों का विरोध किया जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा।
तो इस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या हम लोग को रेगुलेशंस देखने को मिल रहा है जिसका विरोध जो है वो हो रहा है, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। तो देखो, एक ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 है, LDAR है। ये ड्राफ्ट है, ठीक है। ड्राफ्ट हमारे लिए काम का नहीं होता, बट हम फिर भी इसको डिस्कस करते हैं, इससे पता लगता है कि सरकार किस प्रकार की प्लानिंग कर रही है। तो ये ड्राफ्ट है, मतलब ये अभी तक लागू हुआ नहीं है, बट इसका जो है वो लोग विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके तहत प्रशासक को, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दी जा रही है कि ये आइलैंडर्स को, आइलैंडर कौन होते हैं? जो लोग वहां पर रहते हैं, राइट। आइलैंडर्स मतलब कि उस जगह पर, उस आइलैंड पर रहने वाले लोग। तो एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दी जा रही है कि वो उन्हें रिमूव कर सकते हैं, एक जगह से रीलोकेट कर सकते हैं, दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, राइट। उनको और उनकी प्रॉपर्टी को, यानी कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं उस जगह से उनको निकाला जा सकता है, राइट। किस पर्पस के लिए? टाउन प्लानिंग के लिए या फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए। तो इसलिए लोग विरोध करें। और क्यों ना करें लोग विरोध? अगर इस प्रकार की पावर्स एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में चली जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को जो है वो निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिस नेटिव लैंड पर वो निवास करते आ रहे हैं सदियों से, है ना। तो ये वाली बात है। और प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, पासा, असामाजिक गतिविधि निवारण अधिनियम, पासा, तो ये जनवरी 2021 में लागू किया गया था, राइट। जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी सार्वजनिक खुलासे के 1 वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो ये वाली चीज से भी लोग परेशान थे कि यार, जो भी लोग अगर इनकी पॉलिसीज का अगर विरोध करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उनको बंद कर दिया जाएगा 1 साल के लिए बिना किसी वारंट के, राइट। और एक ड्राफ्ट एक और है, पंचायत नोटिफिकेशन, पंचायत अधिसूचना, ये भी ड्राफ्ट है, मसौदा है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को पंचायत का सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया गया है। मतलब कि डिस्क्वालीफाई किया गया है ऐसे लोगों को जिन लोगों के पास 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा बच्चे, 2+ चाइल्ड है, राइट, जिन लोगों के पास। तो ये बेसिकली सरकार की भी पॉलिसी थी, सरकार ने भी और वेरियस स्टेट्स ने भी ये वाली पॉलिसीज को अपनाया हुआ है कि मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, कि जो भी लोग जो है वो 2 से ज्यादा अगर बेबीज को पैदा करते हैं तो उनको वेरियस फैसिलिटीज का लाभ नहीं दिया जाएगा, राइट। तो इसको लेकर भी लोग जो है वो चिड़े हुए थे, इशू था इसको लेकर भी। और जो रिसेंटली जो हमें देखने को मिला वो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर मुद्दा हमें देखने को मिला, राइट। ये लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो गठन हुआ तो उसको लेकर विवाद जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। तो हाल ही में ये गठन हुआ है इसका, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी का, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण का। तो इसको क्रिएट किया गया है, इसको एक्सटेंसिव पावर दी गई है, जिसमें लैंड ओनर्स के एविक्शन की पावर दी गई है। मतलब कि जिनकी भूमि है, जो भूमि स्वामी है, उनको बेदखल किया जा सकता है इस अथॉरिटी के द्वारा, उनकी भूमि से, उनके घर से, राइट। और इसे इतनी व्यापक रूप से रियल एस्टेट लॉबी द्वारा प्रेरित तथा द्वीपवासियों के हितों के खिलाफ प्रावधान के रूप में माना जा रहा है। मतलब कि वहां के जो लोग हैं, आइलैंडर्स जो हैं, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट माना जा रहा है कि इनको जो है वो इसका मतलब इस प्रकार की अथॉरिटी जो है वो वहां की जो रियल एस्टेट लॉबी जो है उसको बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, और जो आम जनता है वहां की, उनको उनके घर से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा जो है वो लोग का मानना है। और कि इतनी पावर देना किसी अथॉरिटी को सही नहीं है, इस प्रकार की पावर कि वो किसी को भी जो है वो उनके घर से जो है वो निकाल सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस कानून के द्वारा प्राधिकरण को, यानी कि अथॉरिटी को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं, एक्सटेंसिव पावर जो है वो प्रोवाइड की गई है, जिनके तहत वह किसी भी क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार कर सकता है और लोगों को स्थानांतरित कर सकता है, रीलोकेट कर सकता है लोगों को। तो इस बात पर लोग जो है वो थोड़े से गुस्से में हैं, राइट। और आपको थोड़ा सा अब बताएं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनका रोल और उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो जो पटेल हैं गाइस, तो इन्हें दिसंबर 2020 में एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है लक्षद्वीप का। तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, आमतौर पर केवल आईएएस अधिकारी, आप लोग जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आमतौर पर आईएएस अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। किंतु जो अभी जो करंट एडमिनिस्ट्रेटर है पटेल जी, तो इनको पूर्व प्रथा से हटाकर इस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया गया है। मतलब कि जो पहले अभी तक जो चला आ रहा था कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर ही एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, राइट, तो वो जो प्रैक्टिस है उसे हटाकर इन्हें जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। देखिए, बात करें अगर प्रफुल्ल पटेल जी की, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी की, तो देखिए ये एक लीडर है जो कि यूनियन टेरिटरी दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, राइट। और आप देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है।
तो ये वाला भी एक क्वेश्चन जो है वो उठता है कि इस प्रकार से सरकार जो है वो अपनी मनमानी चला रही है, लक्षद्वीप के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर वहां के लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये भी एक गुस्सा जो है वो उमड़ कर आया है लोगों में, राइट। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का पद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये पोजीशन जो होती है ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिन्हें अपॉइंट किया जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए। तो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का जो पद होता है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि पूरे फंक्शंस उस एरिया पर करते हैं, किसके बिहाफ में, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बिहाफ में। जैसे कि स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि गवर्नर जो है वो फंक्शन करते हैं, बट वहां पर लेजिस्लेचर भी होती है। बट यूटी के अंदर हम क्या देखते हैं, यूटी डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल पे होती है, तो वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर को जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए और देख रेख करने के लिए वहां की, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसका आइडिया आपको होना चाहिए कि कुछ ड्राफ्ट्स ऐसे सामने आए हैं जो हम लोग को देखने को मिले, जिसके कारण से वहां के लोग जो है वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, राइट। क्लियर है आपको यहां तक बातें? चलो अब आगे की बात करते हैं। देखो अब बात करेंगे ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में, कि कौन सी स्कीम्स हैं जो कि गांव क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी एज अ सोशल मेजर के तौर पर, सामाजिक उपाय के तौर पर, राइट। ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। ये गारंटी देती है राइट टू वर्क की, रोजगार के अधिकार की गारंटी देती है ये योजना। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मॉनिटर करती है इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन को। तो आपको पता होना चाहिए कि इस स्कीम के, इस योजना के इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये मॉनिटर करती है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट के एसोसिएशन के साथ, राज्य सरकार के सहयोग के साथ जो है वो इसे मॉनिटर किया जाता है और इंप्लीमेंट किया जाता है इस स्कीम को। तो इस स्कीम के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं? तो देखो, कम से कम 100 दिन का काम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, कम से कम 100 डेज का काम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होगा ये, मतलब कि जैसे कि रोड बनाने का काम हो गया, बिल्डिंग बनाने का काम हो गया, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो होता है, राइट। तो इसकी गारंटी दी जाएगी कि जो भी लोग हैं गांव क्षेत्र में जो रह रहे हैं, जो एडल्ट्स हैं, जो इच्छुक हैं, जो चाहते हैं, राइट, काम करना, तो उनको कम से कम 100 दिन का काम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अनस्किल्ड वर्क जो है, मैनुअल वर्क, वो प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक हाउस होल्ड के अंदर जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 डेज की उनको जॉब जो है वो, गारंटीड जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, राइट। और इसके कारण हम देखते हैं कि ये जो काम जो होता है, यानी कि ये जो वर्क जो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये एक्चुअल में रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये सब स्कीम के तहत जो सड़कें जो बनाई जा रही हैं, तो सड़कें बनाने के लिए जो है वो लेबर्स की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मनरेगा के जो वर्कर्स हैं उनको लगाया जाता है। और गांव के आसपास के क्षेत्र में वेरियस एसेट्स जो होते हैं, क्वालिटी के एसेट और ड्यूरेबिलिटी वाले एसेट, यानी कि लंबे समय तक चलने वाले एसेट जो है वो डेवलप किए जाते हैं। तो इस स्कीम में दो चीज हो रही है, एक तो गांव के लोगों को जॉब मिल जा रही है, और दूसरी चीज गांव के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि रोड बन रही है, टैंक्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है कि ये सब चीजें, इरिगेशन चैनल जो है वो बना दिए जाते हैं, नहरें वगैरह बनाई जाती हैं, राइट। और देखिए इस स्कीम के और दूसरे फीचर्स हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये अप्रूव करती है वर्क्स को, कि कौन सा वर्क जो है वो मतलब यानी कि विलेजेस में किया जाएगा, गांव में किया जाएगा, यानी कि किस किस प्रकार के कार्य गांव के अंदर होंगे, यानी कि किस किस चीजों के डेवलपमेंट के कार्य होंगे गांव के अंदर, राइट। और कार्यों को प्रायोरिटी देने का भी इनका काम होगा। जैसे कि एक लिस्ट बना दी, रोड बनानी है, जैसे कि कुआं बनाना है, राइट। तो इस प्रकार की लिस्ट जो है वो तैयार कर दी। अब जो इस लिस्ट में सबसे पहले कौन से काम को पूरा किया जाएगा वो प्रायोरिटी रखते हैं। तो ये पूरी चीज फिक्स करने वाली जो अथॉरिटी होती है वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हमें देखने को मिलती है। इवन मनरेगा का जो कार्य होता है उसका सोशल ऑडिट भी मैंडेटरी करना होता है, कि मतलब एक बार इसे कार्य सौंप दिया तो चेक भी करना है कि वो कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके कारण हमें देखने को मिलता है कि सोशल ऑडिट जब होता है तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है और ट्रांसपेरेंसी भी होती है, यानी कि पता लगता है कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, सही जगह पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। प्रॉपर ऑडिटिंग होती है और ये मैंडेटरी किया हुआ है, राइट। इसके अचीवमेंट की बात करें गाइस, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में 2.95 करोड़ पर्सन, मतलब मान के चलो आप लगभग 3 करोड़ लोग जो हैं उनको काम मिला है इस स्कीम के तहत। और
लगभग 5.98 लाख या फिर 6 लाख आप कह सकते हो कि 6 लाख जो है 6 लाख एसेट्स तैयार किए गए, मतलब कि कभी रोड, कभी डैम, कभी कुछ तो तैयार किया गया, बनाया गया, कंप्लीट किया गया। और 34.56 करोड़ पर्सन डेज की जॉब जो है वो जनरेट की गई, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलती है। फिर ऐसे ही गांव क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम और हमें नजर आती है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा 2011 में। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखिएगा। इस पर्टिकुलर मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रूरल पॉवर्टी, मतलब कि गांव क्षेत्र के अंदर ग्रामीण गरीबी जो हमें देखने को मिलती है, गांव क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं तो वो गरीबी जो है वो मिटानी है, राइट, गांव क्षेत्र के अंदर। और कैसे मिटानी है, तो ये प्रमोट करते हैं काफी सारे लाइवलीहुड के तरीके को, राइट, यानी कि जिससे कि फाइनेंशियल सर्विस मिल सके, जैसे कि लोग हैं उनको लोन मिल सके, मतलब छोटा लोन मिल सके, जिससे कि वो लघु उद्योग वगैरह जो है वो शुरू कर सके, व्यापार जो है वो चालू कर सके अपना, राइट। तो इस प्रकार की सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड कराती है ये स्कीम। अब देखिए इसमें काम किस तरीके से होता है, इस चीज को आप समझिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर जो कम्युनिटी प्रोफेशनल जो हैं उनको सेल्फ हेल्प की स्पिरिट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि इसमें मेन फोकस है कि सेल्फ हेल्प के जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करना है। उसके लिए कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि इनकी मदद करते हैं। देखो आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इसमें होता क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो है बताया जाता है कि एक वुमेन मेंबर जो होंगी वो हर एक रूरल पुअर हाउस होल्ड की हमें देखने को मिलेगी, यानी कि गांव क्षेत्र में जो गरीब घर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वहां से एक महिला मेंबर को जो है वो रखा जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। अब इस पे क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि मिलकर वेरियस काम कर सकते हैं, जैसे कि छोटे मोटे लघु उद्योग वगैरह को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक से इवन लोन भी मिल जाता है क्योंकि ये कम्युनिटी के मेंबर जो है वो बन जाते हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इस प्रकार से काम करता है। इनकी ट्रेनिंग हुई, कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, माइक्रो लाइवलीहुड प्लान्स हुए, यानी कि कुछ ऐसे प्लान जिससे कि अर्निंग ये कर सकें, राइट। इन्हें बेसिकली अपने लाइवलीहुड प्लान्स को शुरू करने के लिए बैंक से लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की सुविधा हमें इस स्कीम के तहत देखने को मिलती है। ये स्कीम प्रमोट करती है कि गांव के अंदर जो कम्युनिटी जो है वो एक क्रिएट हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट हो जो कि खुद से जो है वो अर्निंग कर सकें, और उनको वेरियस अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है, अलग अलग प्रकार के प्लान्स इनको बताए जाते हैं, तौर तरीके सिखाए जाते हैं कि कैसे जो है ये कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। और इनके अचीवमेंट्स की बात करें गाइस तो देखो, रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, आज की डेट में फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये फंड जो है 56 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड किया गया है। और अप्रोक्सीमेटली पिछले साल जो ये अमाउंट था वो 32 करोड़ रुपए हमें देखने को मिला था। ट्रेनिंग्स की बात करें, फार्म्स और नॉन फार्म बेस्ड लाइवलीहुड की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, कोविड मैनेजमेंट की और एग्री न्यूट्री गार्डन्स के प्रमोशन की ट्रेनिंग इनको ऑफर की जाती है। मतलब कि आज की डेट में जिन चीजों की आवश्यकता है उसके हिसाब से जो है वो इस स्कीम के थ्रू जो ग्रामीण जो है, जो लोग हैं रूरल एरियाज के, उनको ट्रेन किया जाता है, राइट। एक कम्युनिटी क्रिएट की जाती है कि वो साथ मिलकर जो है वो कमा सकें, और साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो उनको जो है वो लोन्स भी बैंक आसानी से दे देगी, राइट। तो ये वाली चीज है। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात करी थी, सन 2000 में ये स्कीम लाई गई थी। इसका मेन फोकस ये था कि ऑल वेदर रोड, यानी कि पक्के रोड जो है वो क्रिएट करना, जो कि हर प्रकार के वेदर में जो है वो अवेलेबल रहे। ऐसा नहीं कि कच्चा रोड क्रिएट कर दिया, तेज बारिश आई रोड बह गया, राइट। तो अच्छा रोड, मतलब कि पक्के रोड जो है वो क्रिएट करने का ये हम लोग को स्कीम देखने को मिली थी, सन 2000 में लाई गई थी। जितने भी ऐसे एरियाज हैं अनकनेक्टेड जो हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर रोड्स वगैरह नहीं है, राइट, जहां पर पॉपुलेशन, जैसे कि प्लेन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर 500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र की बात करें तो 250 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, हिमालयन स्टेट्स में 250 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, या ट्राइबल या डेजर्ट पर अगर 250 से ज्यादा लोग उस क्षेत्र में रह रहे हैं तो उस क्षेत्र पर बताया जा रहा है कि इस प्रकार के रोड जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, पक्के रोड जो है वो बनाए जाएंगे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए। और हाईएस्ट लेंथ जो रोड की है गाइस वो कंप्लीट हो चुकी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर, और लगभग 3 साल के पीरियड में अगर कंपेयर करें तो बहुत तेजी से इस पर काम जो है वो किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ये भी एक स्कीम हमें देखने को मिलती है।
राइट। तो प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब कि हाउसिंग जो है वो प्रोवाइड कराने की, सभी लोग के लिए एक घर हो, राइट। लोग बाग जो है वो बिना घर के ना रहे, सभी लोग के पास घर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि सन 2022 तक सभी लोगों के लिए अपना खुद का जो है वो घर होना चाहिए, नहीं कि सभी लोगों के पास अपना खुद का घर होना चाहिए, राइट। और ये हाउसिंग स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। इंदिरा आवास योजना पहले हुआ करती थी, उसको रीस्ट्रक्चर करके 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम जो है वो लाई गई कि सभी के पास अपना खुद का घर जो है वो होना चाहिए। तो इसका मेन उद्देश्य यह है कि मदद करना जो गांव क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। और इनको जो है वो मतलब जो भी इनका अगर कच्चा घर है तो उसको पक्के घर में अपग्रेड करना, उनके लिए घर जो है वो प्रोवाइड करवाना। तो ऐसी सुविधा प्रोवाइड कराने से रिलेटेड ये स्कीम हमें देखने को मिलती है। इसके जो बेनिफिशियरी होते हैं ये SC STs हो गए, फ्रीड बॉन्डेड लेबर हो गए, यानी कि ऐसे लोग जो बंधुआ मजदूरी में थे जो भी मुक्त हो गए हैं। नॉन SC ST कैटेगरी के लोग भी शामिल हैं, विडो भी हैं। नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, जैसे कि जो हमारे रक्षा कर्मी जो होते हैं तो उसमें जो है वो कार्रवाई के दौरान जो है वो अगर उनकी मृत्यु हो गई होती है, राइट, तो उनके जो बच्चे हो गए, उनका जो परिवार हो गया, परिजन हो गए, तो वो इसमें इंक्लूडेड है। या फिर एक्स सर्विसमैन या रिटायर्ड मेंबर हम लोग को पैरामिलिट्री फोर्स के, या डिसेबल्ड पर्सन या माइनॉरिटी जो है, तो उनको इस स्कीम का जो है वो लाभ प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बेनिफिशियरी को चूज किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 का है उसके डेटा के थ्रू। इसके अचीवमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में किया गया, 5,854 करोड़ रुपए इसमें एलोकेट किए गए इस स्कीम के लिए, राइट। यानी कि पिछले पीरियड के कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट एक्सपेंडिचर यहां पर देखने को मिला, राइट, इस स्कीम के लिए। तो याद रखिएगा ये कुछ स्कीम्स हैं, ये गांव क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हमें देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं मेंस में भी कि बताइए कि रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या काम कर रही है, तो आपको ये स्कीम्स वगैरह थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। डिस्कस करेंगे युआन लॉन्गपिंग के बारे में। युआन लॉन्गपिंग, तो गाइस युआन लॉन्गपिंग जो है इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है 91 की एज में। ये जाने जाते हैं, इन्होंने पूरे दुनिया भर के अंदर एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया है, एग्रीकल्चर में एक बेहतरीन चेंज ये लेकर आए हैं, राइट। तो ये चाइनीज एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, राइट। इन्होंने हाइब्रिड राइस पर काम किया था और इनके काम के कारण चाइना के अंदर फूड सिक्योरिटी अचीव हो पाई थी। युआन जो है उन्हें चाइना के अंदर फादर ऑफ हाइब्रिड राइस जो है वो कहा जाता है। तो याद रखिएगा चाइना के अंदर फादर ऑफ हाइब्रिड राइस किसे कहा जाता है, तो युआन लॉन्गपिंग आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इन्होंने बहुत अपने मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर में दिए हैं। और देखिए 1970s के समय पर इनके द्वारा डेवलप किया गया था पहला हाइब्रिड राइस कॉम्बिनेशन, पहला हाइब्रिड चावल युग्म, जिसका नाम दिया था नन यू नंबर 2। और ये बेसिकली हेट्रोसिस के कारण हुआ था। हेट्रोसिस एक फिनोमेना होता है जिसमें दो अलग अलग पेरेंट्स के प्रोजेनी जो है वो एक साथ मिलाए जाते हैं, जिससे कि एक नई वैरायटी जो है वो प्लांट की उत्पन्न होती है। और वो प्लांट की वैरायटी जो है वो रिजल्ट के तौर पर हमें देखने को मिलती है कि उसमें काफी तेजी से बढ़ती है, वो उपज उसकी काफी अच्छी होती है, यील्ड काफी अच्छी होती है, काफी सारे जो जैसे कि अगर हम बात करें बाधाओं की, राइट, तो उससे बेहतर प्रतिरोध करती है। जैसे बाहरी बाधा होते हैं, या तो फिर कोई कीड़े मकोड़े का डर हुआ, या फ्लड का डर हुआ, या ड्रॉट का डर हुआ, तो इन सब चीजों से जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है ये, राइट, ये वाला क्रॉप। तो इन्होंने किया कुछ नहीं था, इन्होंने दो प्लांट जो है, जैसे कि एक प्लांट के अंदर जो प्रॉपर्टी है कि हाई प्रोडक्टिविटी की, हाई ईल्ड की, इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो है जैसे कि कीड़े मकोड़ों से रेजिस्ट करने की, मतलब कि कीड़े मकोड़े का खतरा जो है वो इसको नहीं होता क्योंकि इस पे कीड़े मकोड़े लगते नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका हाइब्रिड करा दिया, राइट। तो उसमें जो एक नया प्लांट जो है वो बनकर आया, उसमें वो पूरी प्रॉपर्टीज थी जो कि इन दोनों के अंदर हमें देखने को मिलती थी। तो इस प्रकार का इन्होंने काम किया और इसलिए ये जाने जाते हैं, राइट। तो ये आप जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो कह सकते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से जो हम लोग को हाइब्रिड तरीके से देखने को मिलती है। और फार्मर जो है वो पूरे दुनिया भर के इस टेक्निक से उनको बहुत बेनिफिट मिला, राइट, हाइब्रिड राइस के थ्रू। और पूरे एशिया के अंदर, ये अमेरिका के अंदर और अफ्रीका के अंदर इस टेक्निक से बहुत फायदा मिला काफी किसानों को। और 2004 के अंदर इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज से भी सम्मानित किया गया था इनके अचीवमेंट के लिए कि इन्होंने जेनेटिक मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी जो है एसेंशियल हाई यील्डिंग हाइब्रिड राइस की वैरायटी के ब्रीडिंग की प्रोवाइड करी थी। वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाया, इसी चीज के लिए उनको वर्ल्ड फूड प्राइज से भी सम्मानित किया गया। इवन
रेमोन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने भी इनको सम्मानित किया था और इन्हें प्राइज दिया था 2001 में। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इनसे जुड़े हुए, इनसे रिलेटेड। अब बात करेंगे शाही लीची के बारे में। शाही लीची, तो शाही लीची क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। तो बताया जा रहा है कि सीजन की पहली कंसाइनमेंट शाही लीची की बिहार से हम लोग को देखने को मिल रही है। इसे यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक्सपोर्ट किया गया है एयर रूट के थ्रू। आई थिंक ये वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं शाही लीची का, फिर से रिपीट हो गया है। तो शाही लीची जो है गाइस ये चौथा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिला है। ये बिहार का प्रोडक्ट है, 2018 में इसे जीआई टैग जो है वो प्रोवाइड किया है। और फिर इसके बाद जरदालू आम, कतरनी चावल और मगही पान, राइट, मगाही पान जो होता है ना, मगाही पान वो। और इंडिया जो है गाइस सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची के मामले में पूरे दुनिया भर में, चाइना के बाद। क्या आप में से किसी को याद है कि बिहार के अंदर लीची के कारण बच्चों की मौत होने की संभावनाएं सामने आई थी? तो क्या आप मुझे उस इंसिडेंट्स के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं कि मैं किस इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूं या किस बीमारी की बात कर रहा हूं जो कि लीची से एसोसिएटेड है? तो बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि लीची से एसोसिएटेड कौन सी बीमारी है कि बच्चों ने खाली पेट लीची खाई थी और उसके कारण से उनका ग्लूकोज लेवल जो है वो एकदम कम हो गया और इवन बच्चों की मौत भी हो गई थी इस कारण से। अब बात करेंगे MCA 21 वर्जन 3.0 के बारे में। तो देखिए बताया जा रहा है कि मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च किया है पहला फेज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA 21 वर्जन 3.0 को। तो MCA 21 है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। तो ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। इसका मेन काम यह है कि इजी और सिक्योर एक्सेस जो है वो MCA की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की सर्विसेज का मिल सके। किसको? कॉर्पोरेट एंटिटीज को, यानी कि कंपनीज को, प्रोफेशनल को, जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं और जो कंपनी सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स और सिटीजन जो होते हैं इंडिया के, उनको। तो कुल मिला के कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं तो उन सर्विसेज का आसानी से एक्सेस जो है, आसानी से पहुंच जो है वो मिल सके, जैसे कि कॉर्पोरेट संस्थाओं को, पेशेवरों को, प्रोफेशनल्स को और हमारी कंट्री के नागरिकों को, राइट। और ये पहला ऐसा मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखने को मिलता है। इसका तीसरा चरण अभी हमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी ड्रिवन फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट है, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिल रही है जिसको शामिल किया गया है, जो कि स्ट्रेंथन करेगी एनफोर्समेंट के ऊपर। मतलब कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जितने भी कार्य होते हैं तो उसको लागू करने पर जो है वो एक्सेलरेट करेगी, प्रमोट करेगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, यूजर के एक्सपीरियंस को बढ़ाएगी, एनहेंस करेगी और सीमलेस इंटीग्रेशन फैसिलिटेट हो सके, यानी कि जो डेटा वगैरह जो है उसका एक्सचेंज वगैरह जो है रेगुलेटर्स के बीच में बिना किसी रुकावट के प्राप्त हो सके, राइट। तो इस पर जो है वो काम किया जा रहा है ये 3.0 के अंदर, यानी कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के अंदर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स भी हमें देखने को मिलेगा, हाई स्केलेबिलिटी का और कैपेबिलिटीज का, एडवांस्ड एनालिटिक्स के लिए, यानी कि बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज का भी यहां पर उपयोग किया जाएगा इस वर्जन के अंदर। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। इसके अंदर एडिशनल मॉड्यूल्स होंगे ई एडजुडिकेशन के लिए, यानी कि अगर कोई किसी प्रकार का विवाद आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ई एडजुडिकेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ई कंसल्टेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी और कंप्लायंस मैनेजमेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसका एक आपको जनरल सा सिंपल सा आइडिया होना चाहिए। अब देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सही ठहराया है बन्नी ग्रासलैंड जो है वहां पर जो पेस्टोरलिस्ट जो रहते हैं, मतलब कि चरवाहे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके अधिकार को जो है वो सही ठहराया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। तो पूरा मुद्दा क्या है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो इनके द्वारा 6 महीने के अंदर अंदर गुजरात के बन्नी घास मैदान, तो क्वेश्चन आ सकता है बन्नी ग्रासलैंड कहां पर है, तो गुजरात याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, राइट। इस ग्रासलैंड के सभी प्रकार का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। तो देखो एनजीटी ने ऑर्डर किया था कि जितने भी एनक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, जिन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है यहां पर इस क्षेत्र में, वो 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो हटा दिया जाए। और डायरेक्शन दिए थे ज्वाइंट कमेटी को कि एक एक्शन प्लान जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर बनाना है, राइट। अधिकरण ने एक संयुक्त समिति को 1 महीने में
कार्य योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार मालधारी समुदाय के लिए प्राप्त सामुदायिक वनों के संरक्षण का अधिकार यथावत। मतलब कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि मालधारी जो हैं वो कंटिन्यू यानी कि रहा जाएगा, यानी कि वो उनका जो राइट है इस क्षेत्र के अंदर कम्युनिटी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के अंदर उनका जो अधिकार है वो बरकरार रहेगा इस एरिया के अंदर। मतलब कि मालधारी जो हैं वो इस एरिया के अंदर रहेंगे, उनको कोई शिफ्ट नहीं करेगा, ना डिस्टर्ब करेगा। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना। मालधारी कम्युनिटी कहाँ की है, तो गुजरात आपको ध्यान में रखना है, राइट, क्योंकि इनको ये सब जो राइट जो मिले हैं वो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के सेक्शन 3 के तहत मिले हैं इन कम्युनिटी फॉरेस्ट के अंदर रहने के लिए। तो मालधारी कम्युनिटी जो है गाइस, इन्होंने फाइल करा है एक केस इस एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव ग्रासलैंड पर हमें देखने को मिलता है मई 2018 में। तो इन्हीं के द्वारा मालधारी समुदाय के द्वारा ही जो है ये मामला जो है वो दर्ज किया गया था अतिक्रमण का, कि लोग जो है वो अतिक्रमण कर रहे हैं इस क्षेत्र पर। और मालधारीज कौन है, तो आपको गुजरात याद रखना है कि गुजरात की ये ट्राइबल हर्ड्समैन हम लोग को देखने को मिलते हैं। मतलब कि चरवाहे हैं, ये चरवाहा समूह हम लोग को गुजरात का मालधारी देखने को मिलता है। याद रखिएगा मालधारी कम्युनिटी आएगा, राइट, आएगा मतलब 99% चांसेस है इसके आने के। और मालधारी कम्युनिटी जो है गाइस बन्नी बफेलोस को ब्रीड करते हैं। मतलब कि इनके पास बन्नी भैंस हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, जो कि एक स्पीसीज है जो कि एंडेमिक है इस क्षेत्र की, यानी कि वो इसी क्षेत्र पर ही पाई जाती है, बन्नी भैंस, राइट। और ये जो भैंस है बफेलो जो है ये कच्छ के हॉट वेदर कंडीशन को अडॉप्ट इन्होंने किया हुआ था। देखो आपने जिन लोगों ने भी एनवायरमेंट की क्लास ली होगी तो मैंने आप लोग को ग्रासलैंड के बारे में पढ़ाया हुआ, अभी कुछ समय पहले ही हमने डिस्कस किया था एनवायरमेंट के बारे में, ग्रासलैंड के बारे में, वेटलैंड के बारे में। तो उसमें आप अपडेट कर लो। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रासलैंड जहां पर लिखा हुआ है वहां पर बन्नी इसको बफेलो भी कर सकते हो आप, बन्नी ग्रासलैंड भी लिख सकते हो, और ये मालधारी कम्युनिटी भी वहीं पर लिख लो आप, जिससे कि आप अपडेटेड रहो कि करंट अफेयर्स में गुजरात की है मालधारी कम्युनिटी जो है उसके बारे में क्वेश्चन मतलब टॉपिक जो है वो एक आया था। अब बन्नी ग्रासलैंड के बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं गाइस। तो ये 2618 किलोमीटर में तक ये फैली हुई है और ऑलमोस्ट 45% जो पैस्चर जिसे हम लोग बोलते हैं, मतलब कि 45% जो चारागाह या फिर चारा गुजरात के अंदर इसी क्षेत्र का हमें देखने को मिलता है। यहां पर 48 हैमलेट्स या फिर विलेजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिनको ऑर्गेनाइज किया गया है 19 पंचायत में, राइट। और यहां पर लगभग विलेज के अंदर, गांव के अंदर 40,000 लोग जो है वो निवासी हम लोग को देखने को मिलते हैं। दो इकोसिस्टम है यहाँ का, वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स। तो वेटलैंड के बारे में एक बहुत डिटेल में आपको टॉपिक पढ़ा है, तो जिन लोगों ने एनवायरमेंट की क्लास ली है आज के आज ही जो है वो आप वेटलैंड वाले टॉपिक को पूरा रिवाइज कर लो, राइट, अच्छे से। तो ये वेटलैंड और ग्रासलैंड जो है वो एक साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, जक्सटापोज्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं, मतलब कि एक साथ जो है परस्पर जो है वो जुड़े हुए हैं, राइट। ये दोनों क्षेत्र बन्नी के अंदर, बन्नी ग्रासलैंड के अंदर। तो ये वाला पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए। इस क्षेत्र में रिच फ्लोरा और फौना होता है, तो आपको पता ही है वेटलैंड के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जहां पर वेटलैंड होती है वहां पर रिच फ्लोरा और फौना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियां हम लोग को देखने को मिलती हैं। 192 स्पीसीज हम लोग को प्लांट्स की नजर आती है, 262 स्पीसीज बर्ड्स की नजर आती है। काफी सारे मैमल्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं और एम्फीबियंस भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसी के साथ आज की आपकी क्लास फिनिश होती है। आपके लिए गाइस पॉलिटी का कोर्स है जिसको मैंने प्रिपेयर किया है, इसके अलावा एनवायरमेंट का कोर्स है, ये भी मेरे द्वारा ही प्रिपेयर किया गया है। तो पूरी डिटेल्स स्लाइड पर मेंशन्ड है, आप स्लाइड को पॉज करके पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। आपके लिए सी सेट का कोर्स अवेलेबल है, पूरा कंप्लीट सी सेट अवेलेबल है, कंप्लीट मतलब हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में वीडियो भी है, पीडीएफ भी दी जाती है, सब कुछ, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, और प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ये पूरे कोर्स है, राइट। और साथ ही साथ सोशियोलॉजी का ऑप्शनल अगर जिन भी स्टूडेंट का है, डेफिनेटली इसको आप ज्वाइन करिए, बहुत बेनिफिशियल कोर्स है। यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ अभी इकोनॉमिक्स का कोर्स भी 1-2 दिन में लॉन्च होने जा रहा है, राइट। तो वो कोर्स भी आप ले सकते हैं। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का पेड पैकेज जो है वो भी बहुत ही जल्दी 1 तारीख से अपन शुरू कर रहे हैं। तो और इसके अलावा करंट अफेयर्स का पीडीएफ पेड पैकेज जो है गाइस, इसकी मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस है, जिसमें आप जो डेली लेक्चर्स देखते हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, रिवीजन के लिए वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है और मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है जिस ऑफर को आप ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए मंथली वाइज,
मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, तो वो फैसिलिटी भी आप लोग के लिए अवेलेबल है। और कोई भी समस्या आती है कोर्स से रिलेटेड तो देखो यहाँ पर पूरी चीज नीचे लिखी हुई है। ये मेरा नंबर है 9713282838, मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर व्हाट्सएप या आप टेलीग्राम करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।